नमस्कार सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। और आज एक अपन छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट्स आरपीएससी स्कूल व्याख्याता की रिगार्डिंग आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी राजस्थान में हो चाहे आप किसी भी अदर आसपास के जो स्टेट हैं वहाँ से भी अगर आप राजस्थान में आरपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके रिगार्डिंग कौन सी कंडीशंस ऐसी है जो अभी हाल ही के अंदर लागू हो सकती है, आप पे कैसे रणनीति बनाएं, कैसे स्ट्रेटेजी करें, क्या कंडीशन रहेगी, आपको कौन सी चीज़ों पे फोकस करना है, उन सभी की चीज़ों के बारे में रिगार्डिंग अपन आज बात करने वाले हैं। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं डेली आप लोगों में से ही जो डेली इस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में आज अपन डिस्कस करते हैं। पहला तो अपन देखेंगे कि क्राइटेरिया क्या है आपका। तो एलिजिबिलिटी कह सकते हैं अपन कि जो भी स्टूडेंट्स हैं साइंस में, बायोलॉजी की रिगार्डिंग अपन बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, ये सभी सब्जेक्टों को आज अपन जानते हैं कि इनमें इंक्लूड कर दिया गया है। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं अभी भी उनको पता नहीं है तो भी वो बीएड अगर है तो वो इसमें एलिजिबल रखे गए हैं। इसके साथ में इसमें एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है वो रखा गया है। तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन आपकी कितनी होनी चाहिए दोनों पेपरों के अंदर, है ना, तो वो कितनी होनी चाहिए 40%। तो 40% दोनों पेपरों में सेपरेट होनी चाहिए आपके पास में। अगर ऐसा कुछ है देन आप आगे कट ऑफ के लिए एलिजिबल हो। इसका मतलब आपके दो पेपर हैं, जीके है प्लस आपकी सब्जेक्ट है बायोलॉजी है। जीके में आपको अपनी जो सेल्फ स्टडी है, जैसे आप मान लो कि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कोचिंग भी कर रहे हैं, तो कोचिंग भी यदि आप कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन केवल कोचिंग के ऊपर आपने को डिपेंड नहीं रहना है। क्योंकि मैं अभी भी आज भी यही कहूँगा और पहले भी मैंने जितनी वीडियो बनाए हैं आपने सुने होंगे तभी मैंने यही बताया था कि अगर सभी कोचिंगों के ही सिलेक्शन होते तो हमारे जैसे जो गाँव में बैठे हैं उन लोगों का सिलेक्शन कभी नहीं हो पाता। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि कोचिंग में अगर आप कोचिंग प्रिपरेशन कर रहे हो किसी टीचर के द्वारा, पर्टिकुलर किसी कोचिंग संस्थान के द्वारा, तो उसमें होता क्या है कि आपको वो जो पढ़ाना चाह रहे हैं, वो जहाँ वो चीज़ें बताना चाह रहे हैं वहाँ तक आप क्या रह जाते हो, सीमित रह जाते हो। आपको वो इतना टाइम में उलझा के रखे होते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि कंपटीशन किस साइड में जा रहा है। कि हमें कॉम्पीट करना किसके साथ में है। तो ये सभी चीज़ें कब करोगे आप एनालिसिस, जब आप सेल्फ स्टडी करोगे। कोचिंग भी ले रहे हो, लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोचिंग के बाद में सिर्फ कोचिंग तक सीमित मत रहना आप लोग कि कोचिंग तक माइंड आप लोग वहाँ पर आपका श्रिंक माइंड हो जाए। आपको क्या करना है, बाहर की फील्ड में देखना है, अपने आसपास के माहौल को समझना है कि कंपटीशन कितनी है। जैसे कि आपने को सभी पता है बायोलॉजी अभी जो वैकेंसी आई थी तो उसमें अपने कितने पद थे, 67 पद थे। लास्ट बार में थे वो 162 पद के आसपास थे शायद। तो पद तो घटते जा रहे हैं और कॉम्पिटिटर क्या है, बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर आपको एक सीट सुनिश्चित करनी है, आपके नाम से करनी है आपको, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको फाइट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं कह रहा हूँ आपको, तो उसी चीज़ को मैं वापस से टॉपिक पर लेके आता हूँ आप लोगों को कि कोचिंग अगर आप कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन आप उसको टारगेट मत बनाओ। घर पे आने के बाद में आपको कौन से टीचर का पढ़ा हुआ अच्छा लग रहा है, कौन सा टीचर यूट्यूब पे कंटेंट बता रहा है, कौन सी बुकें आपको कंटेंट देना चाह रही है, उन सभी चीज़ों को फोकस करो। अपने लेवल पे शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करो, ठीक है ना। अपने लेवल पे आप अगर शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो आप एकदम परफेक्टनेस से बनाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये पेपर मैंने सोल्व किए हैं, वहाँ से बनाए हैं मैंने, ये बुकें हैं, इनमें से क्वेश्चन यूके में पूछे गए हैं, वहाँ से मैंने बनाए हैं, ये यूट्यूब का टीचर है, परफेक्ट है, अच्छे से बताता है, मैंने वहाँ से बनाए हैं। तो कलेक्शन बेस्ट होना चाहिए आपका, लिमिटेड होना चाहिए आपका। अपन क्या करते हैं कोचिंगों में, आपको 10-10 रजिस्टर भरा दिए जाते हैं। अगर आप उनके अकॉर्डिंग बैठे रहोगे, अगर वो रखते रहोगे तो जो कंपटीशन है रियल में वो आप फाइट नहीं कर पाओगे। तो जीके का पोर्शन की बात कर रहे हैं अपन, तो आराम से आप क्वालिफाई कर लेंगे, मुझे उम्मीद है आप लोगों से। थोड़ी सी आप कोशिश कीजिए, अपने सेल्फ एनालिसिस कीजिए, खुद की स्टडी है, खुद का अध्ययन है, उसके ऊपर फोकस कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व कीजिए आप लोग, ताकि एमसीक्यू से आपको लेवल पता चले कि अपन ने क्या पढ़ा है, क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा, वो सभी कंडीशंस आपके साथ में आएगी। तब अपन बात करते हैं कि एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो एग्ज़ाम है वो जून के अंदर होने वाला है। इतने से रिमेनिंग जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के बीच में अपने को सिलेक्शन के नज़दीक कैसे पहुँचे, और सिलेक्शन के नज़दीक पहुँचने के लिए आपको पता है सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी रहती है। तो सब्जेक्ट के लिए बायोलॉजी खास तौर से अपन बात कर रहे हैं, तो बायोलॉजी के सब्जेक्ट को इतने शॉर्ट टाइम में कैसे अपन डिफाइन करें, कैसे अपन पढ़ें उसको, कैसे उसकी पर्टिकुलर रणनीति बनाएं उसके लिए क्या करें अपन। तो मैं अभी भी कहूँगा कोई भी स्टूडेंट्स हो, चाहे रिपीटर हो,
लास्ट में कोई पॉइंट ऑफ से रहा हो, फर्स्ट लिस्ट में हो गया, सेकंड लिस्ट में रहा हो, ऐसे भी कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं। तो उनके लिए भी मैं यही कहूँगा, हो सकता है उन्होंने कभी एनसीईआरटी को इग्नोर किया हो। तो फ्रेशर स्टूडेंट हो चाहे पुराने स्टूडेंट हो, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी को तो आप ये मान लो कि अभी से आप रिवीजन जो कर रहे हो उसमें एनसीईआरटी मुख्य रिवीजन में होनी चाहिए आपकी, कि एनसीईआरटी लाइन टू लाइन आप पढ़ो और डेली रिवीजन करो। लाइन समझ में नहीं आ रही है तो भी आप शॉर्ट्स में डालो उसको कि अपने को इसको रटना है, रटने के बेसिस पे भी डालना है, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे हैं तो सीधे लॉजिकली नहीं पूछे जाते वहाँ, कई क्वेश्चन तो सीधे आपके सीधे रटे हुए पूछे जाते हैं। अगर आपने रटा है सीधा कर दोगे आप। इसलिए एनसीईआरटी आपको परफेक्टनेस से तैयारी करनी है। आपको एनसीईआरटी से आपको खुद को अनुभव होगा, जब आप एग्जाम में बैठोगे, आपने प्रीवियस पेपर सॉल्व किए होंगे तो भी आपको लगा होगा कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कैसे पूछी जाती है। 50 से 60% के जो क्वेश्चंस है वो सीधे आपको एनसीईआरटी से मिल रहे हैं। उसके बाद में अब आप चाहोगे कि भी एनसीईआरटी हमारी क्लियर है, मैं एनसीईआरटी में पहले से पढ़ा रहा हूँ, किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी मेरी बहुत अच्छी क्लियर है, देन मैं क्या करूँ अब। तो उसके लिए देखो, यूजी वाला पोर्शन की अपन बात करते हैं कि यूजी वाला पोर्शन कहाँ से करें। तो यूजी वाला जो पोर्शन है, कुछ पोर्शन तो एनसीईआरटी में क्लियर होगा आपका, और कुछ पोर्शंस ऐसे हैं जो आपको बाहर की जो डिग्री कॉलेज की जो आपकी बुक्स है, जैसे अपन बात करते हैं खास तौर से सीबीएच की जो बुक्स है, बेटर बुक है सीबीएच की बुक को आप फॉलो कीजिए। पर्टिकुलर टॉपिक वाइज आपको ऐसा नहीं करना है कि पूरी बुकें लेकर आप बैठ गए। आपको क्या करना है, केवल टॉपिक वाइज पढ़ना है अपने को, कि जो पर्टिकुलर टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है। सिलेबस को एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, आप लोग सिलेबस के ऊपर जरूर फोकस कीजिए। कई स्टूडेंट्स तो मेरे साथी ऐसे हैं जो सिलेबस देखते ही नहीं हैं, बिना सिलेबस के लगे रहते हैं कि सब कुछ पढ़ ले जो भी है वो, जबकि उनको पता नहीं है कि सिलेबस की लाइन जो है, लाइन जो दी गई है, उसी लाइन के अंदर बनने वाले जो टॉपिक है, उस टॉपिक में से बनने वाले क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। आपको कई बार लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया, मैं एक्स्ट्रा पढ़ लेता। अरे भैया, एक्स्ट्रा कुछ नहीं आता उसमें, सिलेबस में जो टॉपिक है उसमें से ही पूछा गया है। वो सिर्फ अपने को पता नहीं होता कि उसके आसपास में कई टॉपिक्स मर्ज होते हैं, डाइवर्ट होते हैं वहाँ से, तो उनसे पूछे जाते हैं वो। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि भाई आपने सीबीएच की बुक पढ़ी है, आपने एलन के मॉड्यूल्स, आप थोड़ा सा ज़रूर मैं कहना चाहूँगा आप सभी स्टूडेंट से कि एलन के मॉड्यूल, यदि आपको पीएमटी के मॉड्यूल, नीट के मॉड्यूल अगर आपको मिलते हैं कहीं, तो आप लोग ज़रूर परचेज़ कीजिए, एक बार उसको भी रिवीजन कीजिए। क्योंकि देखो, सिलेक्शन लेना है। एक मैं आपको इस तकलीफ़ से मैं गुजर चुका हूँ पहले भी, क्योंकि मेरा भी जो स्कूल व्याख्याता में सिलेक्शन, पहले लिस्ट में जब सिलेक्शन हुआ था तो काफ़ी खुशी हुई थी। उसके बाद में पता चला कि सेकंड लिस्ट में नहीं हुआ, तो बड़ा दुख हुआ उसके बाद में, और वापस से उसी मंजिल पे जुट गया कि अपने को सिलेक्शन तो चाहिए। कैसे भी करके किसी भी परिस्थिति के अंदर जॉब कर रहा था, जॉब के साथ में टाइम भी नहीं मिल रहा था, फिर भी प्रिपरेशन करनी ही थी वो तो अपनी, तो ये कंडीशन थी। फिर उसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन हुआ, स्क्रीनिंग टेस्ट में पास हुआ, इंटरव्यू पहुंचा लेकिन इंटरव्यू में नहीं हुआ। उसके बाद में फिर थोड़ा सा हुआ नर्वस, उसके बाद वापस से तैयारी की। तब तक 2022 वाली वैकेंसी आ गई थी आरपीएससी स्कूल लेक्चरर वाली, इसमें प्रिपरेशन की और फिर इसके अंदर अच्छी सी प्रिपरेशन की। जब प्रिपरेशन की तो मैंने आपको बताया कुछ परिस्थितियाँ, एग्ज़ाम देने गया उसी टाइम पे कुछ परिस्थितियाँ अनफेवरेबल हो गई थी, पापा जी एक्सपायर हो गए थे उसी रात को। फिर भी एग्ज़ाम में देने गया मैं, तो हालांकि पेरेंट्स की इच्छा के अनुसार सिलेक्शन मिल गया। तो परिस्थितियाँ सभी की अलग अलग होती है। तो अब अपन बात करते हैं कि भाई अपने को सिर्फ ये सोचना है कि 4 साल अपनी कैसे भी बचे, 4 साल तो ख़राब होनी ही नहीं चाहिए आपकी, क्योंकि एक वैकेंसी जाने का मतलब है अगली वैकेंसी मतलब कम से कम 4 साल। तो ये टारगेट अपने को पहले से फिक्स रखना है कि मेरी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो एलन के साथ साथ में अपन बात करेंगे कि सीबीएच की जो बुक्स है, सीबीएच की बुक्स आपको पढ़नी पड़ेगी। सीबीएच की बुक्स है, कुछ टॉपिक्स हो सकता है पर्टिकुलर आप पढ़ो, क्योंकि टॉपिक्स हमेशा पर्टिकुलर ही पूछे जाते हैं। अगर आपको लगे कि मैंने पढ़ा है और पूरा चीज़ें आपने पढ़ी है, ऐसा नहीं है अपने को, तो क्या करना है, सिलेबस को एनालिसिस करना, सिलेबस की जो टॉपिक्स है उन्हीं को पढ़ना है अपने को। क्वेश्चंस हमेशा उसके इर्द गिर्द ही पूछे जाते हैं, इसलिए जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसके एमसीक्यू है वो परफेक्टनेस से आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा आप सॉल्व कीजिए क्वेश्चंस, ताकि आपको आइडिया लगता रहे कि मैंने सीबीएच बुक से पढ़े हैं तो क्या मुझे और कुछ पढ़ने की आवश्यकता है या नहीं पढ़ने की आवश्यकता है। तो वो चीज़ें भी साथ साथ आपकी चलनी चाहिए। दूसरी चीज़ अपन देखेंगे, यूजी वाली जो बुक है वो भी अपने निकाल रखी है। तो यूजी लेवल की जो बुक है उसमें से काफ़ी मैंने कंटेंट है सभी रिसोर्सेज से कलेक्ट करके वहाँ रखा है मैंने मैटर को, तो स्टूडेंट्स वो भी उसको प्रीफर कर सकते हैं। उसको अच्छे से रिवीजन आप कीजिए, रिवीजन का बड़ा महत्व है। उसके साथ में पीजी लेवल की बुक है वो भी अवेलेबल है, और कुछ ही टाइम के अंदर आपको जो PYQ है उसके सॉल्व पेपर हैं वो भी आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ें हैं, यूजी की बुक हो चाहे मेरी पीजी की बुक हो। यूजी की बुक में 3 यूनिट मैंने छोड़ रखी है, हालांकि जो मैं पहले भी अनाउंस कर चुका हूँ
एक सेल बायोलॉजी की यूनिट है वो छोड़ी है मैंने, आप लोग कर सकते हो उसको प्रिपरेशन। दूसरी यूनिट जो है वो मैंने एल्गी, ब्रायोफाइटा, लोअर प्लांट्स वो छोड़ रखी है, एक बायोस्टेट्स जो है वो छोड़ रखे हैं, तो वो वाले पोर्शन है आप लोग सेल्फ कर लीजिए। और अब अपन बात करते हैं कि भी रिवीजन कैसे करें। तो मैंने आपको कह रहा हूँ आपको कि रिवीजन ही आपका सिलेक्शन है वो डिसाइड करता है, क्योंकि आपने बड़ा मैटर आपने पढ़ा है कहीं से, बहुत रिसोर्सेस आपके पास में है पढ़ने की, वो सब अच्छे हैं, लेकिन अगर एग्ज़ाम से पहले आपके किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को आपने 4 से 5 बार या 6 बार रिवीजन नहीं किए हैं तो वो सिलेक्शन आपको नहीं देगा। सिलेक्शन लेना है तो आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा, 4 से 5 बार रिवीजन आपको करना पड़ेगा। रिवीजन के साथ साथ में आपके MCQ प्रैक्टिस है वो भी साथ साथ में जारी रहनी चाहिए, तब जाके आपके सिलेक्शन के आसार है वो बनते हैं। मैंने कहा आपको इस माइंड में अपने को ये रखना है कि मेरे को नेक्स्ट चांस नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट चांस लोगे इसका मतलब 4 साल आप अपने साथियों से पीछे हो जाओगे। आपके जो पेरेंट आस लगाए बैठे हैं उनकी उम्मीदें 4 साल और आगे खिसक जाएगी, ठीक है ना। तो उनका जो संघर्ष है वो कब ख़त्म होगा? अपनी सफलता के साथ उनका संघर्ष खत्म हो जाएगा, क्योंकि पेरेंट्स ने आपके लिए बहुत संघर्ष किया है। उनके संघर्ष को अगर समाप्त करना चाहते हो तो आपका सिलेक्शन होना ज़रूरी है। तो इसी चीज़ को मैं आगे कह रहा हूँ कि भाई रिवीजन का कितना महत्व है। रिवीजन आप बार बार कीजिए, रिवीजन अच्छे से कीजिए ताकि आप सिलेक्शन के नज़दीक पहुँच सके। और एक चीज़ मैं इसी में ऐड करना चाहूँगा कि जो हाँ, इसके पहले चलो एक मैं चीज़ आपको ज़रूर बताऊँगा। कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, एक चीज़ हाँ और अपन कह सकते हैं कि परिस्थितियाँ भी देखो अलग अलग है। सभी स्टूडेंट्स में से कोई स्टूडेंट्स ऐसे भी कमेंट करेगा कि सर इसके जो टाइम मैनेजमेंट का कैसे मैनेज करें, कितने घंटे पढ़ें, क्या करें। तो कम से कम आपको 8 से 10 से 12 घंटे के आसपास में आपको रेगुलर टाइम आपको देना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आपके सामने हो। हर परिस्थिति के सामने आपको लड़ना है, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना है। मैं कह रहा हूँ आपको परिस्थितियाँ सबकी अलग अलग है, किसी को कम टाइम मिलता है, किसी को ज़्यादा मिलता है, कोई जॉब में है उसको और कम टाइम मिलता है। मैनेजमेंट आपको करना है। रात का टाइम आपके पास में है, सुबह उठने का टाइम आपके पास में है, कैसे आप मैनेज करते हो। आज का जो टाइम पीरियड है वो स्मार्ट स्टडी का है, स्मार्ट तरीके से आप पढ़िए, सिलेबस को समझिए। पहले सिलेबस को समझने के लिए आपको प्रीवियस जो पेपर है वो समझने होंगे, ठीक है ना। तो देखो सक्सेस है, सक्सेस के लिए मैं हमेशा एक लाइन कहता हूँ, सक्सेस हमेशा त्याग मांगती है, ठीक है ना। तो त्याग तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। परिस्थिति की डिमांड भी यही कहती है कि भी आपको त्याग करना पड़ेगा। किसी की राह में अगर आपको स्ट्रगल नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब वो सक्सेस की ओर चल रहा है, क्योंकि गेम हमेशा उसी के साथ खेला जाता है जो बड़ा खिलाड़ी हो। और आपके साथ में यदि स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है आपकी लाइफ में, दैट मीन्स आप समझ जाइए कि आप भगवान के द्वारा बनाए गए एक बड़े अनमोल एक खिलाड़ी हो, इसीलिए आप खेल पा रहे हो इतना, ठीक है ना। अगर आप डर गए होते पहले ही तो शायद आपके साथ में इतना खेल खेला ही नहीं होता, लेकिन अपने खेलने वाले हैं इसलिए अपने साथ में खेला जा रहा है। तो इसी उम्मीद के साथ में आप लोग प्रिपरेशन डेली करिए। परिस्थितियाँ कैसे भी हो, परिस्थितियों से लड़ना है अपने को और परिस्थितियों के ऊपर जीतना है अपने को, परिस्थितियों के ऊपर राज करना अपने को। तो वो कौन करा सकता है? आपका सिलेक्शन ही करवा सकता है। तो सिलेक्शन के लिए आपको याद रखना कि बायोलॉजी का जो पोर्शन है NCERT है, नेट के मॉड्यूल्स हो सकते हैं, CBH की बुक्स हो सकती है। इसके अलावा कई पर्टिकुलर जो बुक्स आती हैं, CBH के अलावा भी BSc लेवल की बुक्स आती है, टॉपिक वहाँ से भी आप कवर कर सकते हो। PG लेवल की बुक मैंने निकाल रखी है, पूरे टॉपिक मैंने उसमें कवर किए हैं, वहाँ से भी कवर कर सकते हो। उनके अलावा कोई MSc की बुक्स आपके पास में चलती है, PG लेवल की जो बुक्स चलती है वहाँ से आप कवर कर सकते हो। लेकिन उसको इस लेवल पर प्रिपरेशन करना है कि आपको पीछे वाले जो पेपर है उनका आइडिया होना ज़रूरी है, कि आपने एकदम ही डीप लेवल का पढ़ लिया है और वहाँ आपने देखा होगा पीछे के जो पेपर आते हैं कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले आते हैं, बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे टेक्निक हो चाहे कुछ भी हो, जो बेसिक क्वेश्चंस बनेगा वो पूछा जाएगा, आप कितनी भी हाई लेवल के पढ़ लो। इसलिए अपने को पेपर का लेवल का भी पता होना जरूरी है, उसी के रिगार्डिंग अपने को प्रिपरेशन करनी है। अभी मैंने आपको MCQ के बारे में चर्चा की है कि MCQ की जो बुक है आप लोग काफ़ी दिनों से डिमांड कर रहे थे, उसी के रिगार्डिंग मैं गाँव आया था और जो मैडम और बच्चा है उनको छोड़ने के लिए आया था, क्योंकि मैंने कहा आपको कि हर चीज़ की सफलता है वो आपका त्याग मांगेगी। अपन भी नहीं चाहते बच्चे को दूर करना, लेकिन परिस्थिति ऐसी है, आप लोगों की डिमांड ऐसी है, आप लोगों का विश्वास इतना ज़्यादा है मेरे ऊपर, तो मैं भी चाहता हूं कि उस विश्वास के ऊपर कैसे भी खड़ा रहूं। तो उसी के रिगार्डिंग PYQ की बुक को आगे कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि हाफ पोर्शन मैंने कंप्लीट कर दिया था, उसका हाफ रह गया, उसका छोटा बच्चे के कारण से टाइम नहीं मिल पा रहा था वहाँ,
तो उसको भी अपन अभी कंप्लीट करेंगे और मार्च के अंदर आपको वो बुक है, मार्च के लास्ट तक मैं आपको वो बुक है कंप्लीट अच्छे मैटर के साथ में दूंगा। एक क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करने बैठोगे तो उसके साथ में आपको 10 क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको नीचे डिटेल दूंगा कि ये क्वेश्चंस भी बन सकते हैं आपके। तो वो थ्योरी आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा रियल में कि हाँ काफ़ी हेल्प हुआ है आप लोगों को। तो वो भी आप लोग अच्छे से उसका भी थोड़ा सा और वेट करिए, आपको अच्छी बुक मिलेगी, अच्छी मैं कंटेंट आपको देने की कोशिश करूँगा। जैसा कि आप लोगों ने यूजी और पीजी का लेवल को देखा ही, आपने कोशिश मैंने पूरी की थी और इसमें भी मैं आप लोगों के लिए पूरा कोशिश करूँगा। तो ये चीज़ें हैं। और आप लोगों को फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो आप ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, आप लोग अपन ज़रूर डिस्कशन करेंगे। एक बड़ी बात है, जैसा कि आप लोगों को लग रहा है कि सर क्लास नहीं डाल रहे हैं तो वो भी 20-20 मिनट की डाल रहे हैं रिवीजन अपन जो कर रहे हैं, यूजी लेवल का जो रिवीजन कर रहे हैं। तो परसों से 18 तारीख से अपन बात करेंगे, तो डेली का 1 घंटे का मैं शाम को वीडियो ज़रूर आप लोगों को कराऊँगा और जल्दी फास्ट कराने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अब मैं अकेला हूँ। आपकी बुक के ऊपर काम करूंगा और आपकी वीडियो पे काम करूंगा। सभी स्टूडेंट्स जुड़े रहिए, आप लोग विश्वास रखिए, आप लोगों का सिलेबस जल्दी कोशिश करूंगा कि पूरा करवाया जाए, ठीक है ना। तो सेल्फ स्टडी के ऊपर ज़्यादा विश्वास रखिए, अपने खुद के ऊपर ज़्यादा विश्वास रखिए, अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद, अपने पेरेंट्स का जो एक आस है, उम्मीद है, उनके ऊपर विश्वास रखिए। आप लोगों का सिलेक्शन ज़रूर होगा और रेगुलर रिविज़न करते रहिए। थैंक यू।